हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल पे। आज करेंगे हम फिर से पार्टी शादी शादी। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10, कौन सा स्टेटमेंट्स। समझे क्या कि समझाऊं? आजा आजा दिल छोड़े। चलो चलते हैं भाई साहब। तो दोस्तों, आज हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ओके, अब आ जाते हैं नॉर्मल वॉइस पर। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में दो आएंगे, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है क्या नहीं है, ये हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं। कंपेरेटिव देख लिए, सेम है, बस फॉर्मेट में थोड़ा चेंज। अब देखो, फॉर्मेट दिया है कॉमन साइज बैलेंस शीट, पहले पढ़ेंगे। तो एज एट लगाना है, एज ऑन नहीं। पिछले वीडियो में मतलब बताया था क्यों। उसके बाद पर्टिकुलर्स, पूरी बैलेंस शीट लिख दीजिए, पूरी बैलेंस शीट लिख दीजिए। नोट नंबर हो गया। करंट ईयर पहले आएगा, प्रीवियस ईयर बाद में। रुपीज़ रुपीज़। अब आएगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। इसका परसेंटेज यहाँ लिखेंगे, इसका परसेंटेज यहाँ लिखेंगे। अब किसका कैसे लिखेंगे ये भी जानना है। नीचे आओ, देखो ये है टोटल ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है। इनको माना गया 100। तो मान लो यहाँ पे है मेरी वैल्यू 2 लाख और यहाँ है 10 लाख, ठीक है। तो इसका यहाँ परसेंटेज आ रहा है, तो 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 20%। ये हो गया 20%, ठीक है। तो इस पूरे में इसका कितना शेयर है, हमें वो परसेंटेज निकाल के दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 लाख है, तो ये हो गया 10%, ठीक है। 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100। ऐसे ही सबका निकाल के बस शो कर देना है, काम ख़त्म। कॉमन साइज़ आप समझ गए। अब आप खुद भी लगा सकते हैं, वैसे मैं कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा भी। सेम इसमें भी है, टोटल एसेट्स को 100 मान लो और एक एक को दिखाते जाओ, ठीक है। आओ चलते हैं क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, हम लोग को इसका आंसर शो करना है। फॉर्मेट बना के उसमें परसेंटेज शो करने हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। ये आ गया है क्वेश्चन 2, मैंने पूरा लिख दिया है। जो भी क्वेश्चंस में लिखे थे पूरी बैलेंस शीट मैंने तैयार कर दी है और इधर बना दी है, ठीक है। पूरे अमाउंट्स लिख दिए हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मेन हम लोग को समझना है कि इस 2 कॉलम में मुझे कैसे हम लोग को भरना है, फिलअप कैसे करना है, अब वो देखते हैं। तो कॉमन साइज़ में क्या कहता है कि हमें ये बताना है, हमें इसे बेस मानना है। मान लो 2024 का हम कर रहे हैं, करंट ईयर पहले रहेगा, प्रीवियस ईयर बाद में। तो ये 2024 के 15 लाख को टोटल एसेट्स को, टोटल लाइबिलिटीज़ को सॉरी को बेस मानना है। और फिर देखना है कि एक एक आइटम जो भी दिया है इसका कितना परसेंटेज है। वो ये 3 लाख 15 लाख का कितना परसेंटेज है। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 100 कि टोटल मिला के 100% ही आना है। इसको 100 मान लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100, 20% आया। यानी कि ये 3 लाख जो है 15 लाख का 20% है। इज़ दैट क्लियर? फिर 6,50,000 का निकालेंगे, 43.33, ठीक है। उसी तरह 2.5 लाख का निकालो, 15 लाख 16.67, 2,85,000 का 19%, 15,000 का 1%। उसी तरह इधर का भी निकाल लो। अब 3 लाख डिवाइड बाई 12 लाख, 25%, 36.33,
16.67 into 100 20 2। ठीक है। अब इसी तरह टोटल एसेट्स का भी इसको टोटल मानेंगे, यानी कि इसको 100 मानेंगे, इसको भी 100 मानेंगे। अच्छा इधर देखोगे तो इसको टोटल करोगे तो 100 आएगा, इसको टोटल करोगे तो 15 लाख आएगा। इसी का परसेंटेज दिखा रहे हैं, जैसे कि 20 + 43.333333 प्लस 16.6777 नहीं 66666, ठीक है, प्लस 19 प्लस 1 नियर अबाउट 100 आ गया। देखिए पॉइंट में ना थोड़ा इसीलिए। उसी तरह इसका टोटल करेंगे तो 100 आएगा। सेम ऐसे इधर करते हैं 5/15 लाख। ठीक है, $33.33 फिर 3,10,000 डिवाइड बाई 15 लाख 20.67 24.6 15 6.40 इधर का निकालते हैं 41.67 16.33 21.50 16.50 4। ठीक है, अब इसको चेक करना है, प्लस करो, देखो 100 आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, यही है कॉमन साइज बैलेंस शीट। डन। अब देखो ये वाला, ये पहला वाला क्वेश्चन है। शेयर कैपिटल दिया है, तो शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व सरप्लस और शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, टोटल कर देना, लायबिलिटीज़ पूरी हो जाएंगी। फिर नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स कॉलम में इसको टोटल कर देना, ख़त्म। दोनों दिया है, पुट अप करके इसी तरह से पूरा सॉल्व कर देना। ठीक है, वेरी गुड, ये है होमवर्क। फिर आ जाओ थर्ड वाले पे। करंट एसेट्स दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दिया है, इसको पहचानना है। तो भाई ये तो एसेट्स का पार्ट है, ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है, ये लायबिलिटीज़ के पार्ट हो गए। सेम क्वेश्चन ऐसे ही पुट अप करना, टोटल करना और निकाल देना आंसर। बढ़िया आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेरी गुड। एक क्वेश्चन है, ये देखो फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है। टोटल डेप्थ दिया है। टोटल डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर कह सकते हो नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ है, करंट निकल जाएगा, टोटल डेप्थ माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि 30 लाख माइनस 18 लाख तो 12 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वर्किंग कैपिटल दिया है जिसका फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, अब हमें करंट लायबिलिटी मिल गई, ठीक है, और करंट एसेट चाहिए, तो करंट लायबिलिटी को हम इधर भेजेंगे तो 10 लाख प्लस 12 लाख होगा तो 22 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो 22 लाख की करंट एसेट्स मेरी आ जाएगी। तो मेरी करंट एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटी आ गई, शेयर होल्डर फंड्स दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है। सारी इन्फॉर्मेशंस आ गई।
अब हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखो फोर्थ वाला है, पहले सॉल्व करना उसके बाद वर्किंग नोट। क्या? पहले सॉल्व करना उसके बाद वर्किंग नोट। ठीक है, हम अभी पहले वर्किंग नोट दिखा दे रहे हैं समझाने के लिए। तो टोटल डेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट, एग्ज़ाम में पूरा लिखना नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, हम शॉर्ट में लिख लें 30 लाख। ठीक है, नॉन करंट कितना है? 18 लाख प्लस सी एल आ जाएगा रुपीज़ 12 लाख। 1 2 पे चलते हैं। हमें दिया है वर्किंग कैपिटल पूरा लिखना एग्ज़ाम में 10 लाख। सी ए माइनस सी एल जो है 10 लाख है। सी एल दिया है 12 लाख, 10 लाख। सी ए की वैल्यू आ जाएगी 22 लाख, ये आ गई। तीसरा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता है कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? टोटल एसेट्स। ठीक है, और नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर फंड्स किसके बराबर होते हैं? टोटल लायबिलिटीज़ की। ठीक है, हमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ पता है 18 लाख, करंट पता है 12 लाख, शेयर होल्डर फंड्स पता है 20 लाख। टोटल लायबिलिटी निकल जाएगी, कितनी आएगी? 18 प्लस 12 प्लस 20, 50 लाख। ठीक है, और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट्स होता है, यानी कि टोटल एसेट्स हो गई मेरी 50 लाख। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करें, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट होता है। क्लियर है? टोटल एसेट्स है 50 लाख, लाख वहाँ एल मत लिखना, पूरा लिखना। नॉन करंट एसेट कितनी है? अच्छा यही तो निकालनी है। करंट एसेट कितनी है? 22 लाख। तो नॉन करंट एसेट इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, तो 50 माइनस 22 28, तो आंसर आ गया 28 लाख। ठीक है, तो मेरा सब निकल कर आ गया। हम दिखा दे रहे हैं क्या क्या था और क्या क्या निकल कर आ गया। अब फिर हम लोग को आंसर बना देना। तो करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट मेरी एसेट आ गई 28 लाख, करंट एसेट आ गई 22 लाख, 28 और ये 22। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आ गई 18 लाख, करंट लायबिलिटीज़ आ गई 12 लाख, शेयर होल्डर फंड्स दिए 20 लाख। बस ये टोटल एसेट्स हो गया, ये टोटल लायबिलिटीज़ हो गई। अब इसको क्या करना है? बैलेंस शीट में पुट करना है। हम ये आपको पूरा डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं, आप लोग अपने से पहले सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखो पूरा मैंने बना दिया है, एक एक को उसे पुट कर दिया है। अब पहले ये बनेगा, उसके बाद ऊपर वाला जो मैंने वर्किंग नोट बताया वो बनेगा। ठीक है, देखो पूरा बना दिया है। अब परसेंटेज हम साथ में करेंगे। ठीक है, देखो इसको 100 मानना है, इसी को बेस मानेंगे। अब ये सब वैल्यूज़ इसके थ्रू कितने परसेंटेज में बनते हैं वो को पता करना है। तो 20 लाख 50 लाख का कितना परसेंट है? तो ये होता है 40%। 18 लाख डिवाइड बाई 50 लाख का 36% है, 12 डिवाइड बाई 50
डायरेक्ट कर दिया मैंने 24, इन तीनों प्लस करोगे क्या आएगा, ठीक है। इसमें तो आता है, लेकिन जब कंपेरेटिव बैलेंस शीट और कंपेरेटिव पीएल पढ़ते थे तब हम परसेंटेजेस को टोटल नहीं करते थे, ठीक है। टोटल नहीं करना, इस तरह से ही निकाल देना, 50 है 50 तो 100 ही होगा ना। एक ही चीज़ इधर याद रखो, 28 डिवाइड बाई 50, 56% ये तो बेस है, 100 मान लो। फिर 22 डिवाइड बाई 50, 56 प्लस 44, 100। क्लियर है, डन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। वर्किंग नोट में बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी बैलेंस शीट आप बनाना। नॉन करंट लायबिलिटी दी है, शेयर होल्डर फंड्स दिया है, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी है, ठीक है। टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 25 लाख, ठीक है। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी, कितनी आई 25 लाख माइनस 9 लाख माइनस 10 लाख, 6 लाख आई, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सी ए माइनस सी एल, ठीक है, इक्वल टू 5 लाख। सी एल पता लग गया है 6 लाख है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 11 लाख हो जाएगा। करंट एसेट्स हो जाएंगे आपके 11 लाख, ठीक है। करंट लायबिलिटी भी आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई, बढ़िया। अब हमें पता है टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल ऑफ इक्विटी लायबिलिटीज़ का जो भी होगा टोटल एसेट्स का बैलेंस शीट टोटल होती है, ठीक है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स हमें पता है 25 लाख है, करंट एसेट्स अभी निकाले थे 11 लाख, नॉन करंट एसेट निकल जाएगा 25 माइनस 11, 14 लाख, ये आ जाएगी 14 लाख, डन। सब चीज़ निकल कर आ गया, एक बार कॉपी पे भी करके दिखा देता हूँ, सब कुछ एकदम चटाचक हो जाएगा, ठीक है। वर्किंग नोट हम पहले बनवा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में बाद में बनाना है, पहले आप वो बनाना उसके बाद वर्किंग नोट, ठीक है। तो हमें पता है वो हम शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म्स में जो मेरे बनाए हैं, ठीक है। आप एग्ज़ाम में पूरा पूरा लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म्स ये सब वैलिड नहीं है। तो टोटल लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। टोटल लायबिलिटीज़ दिया है 25 लाख, शेयर होल्डर फंड्स हैं 10 लाख प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं 9 लाख। करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो जाएंगी, इन दोनों को उधर भेज दो, 25 माइनस 10 माइनस 9, 6 लाख हो गई। दूसरा वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सी ए माइनस सी एल इज इक्वल टू 5 लाख। सी ए हमें पता है, नहीं सॉरी सी ए नहीं पता है, सी एल पता है 6 लाख, सी ए कितना हो जाएगा 11 लाख, डन डन। तीसरा टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ये हमें पता है। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स भी कितने हो गए 25 लाख, नॉन करंट एसेट पता नहीं है, यही तो निकालना है। करंट एसेट पता है, अभी निकाला 11 लाख, 25 माइनस 11 14 लाख, तो नॉन करंट एसेट्स आ गए 14 लाख। अब पूरा बता दूँ तो नॉन करंट लायबिलिटी है मेरे पास 9 लाख की, करंट लायबिलिटी है मेरे पास 6 लाख की, शेयर होल्डर फंड्स है मेरे पास ठीक है, ये सब निकल कर आ गया। अब बैलेंस शीट बना लेना और परसेंटेज निकाल लेना, डन। ये है होमवर्क। देखो अब हम लोग करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सेम है जैसे कंपेरेटिव पढ़ते थे। इसमें लिखना है फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 23, फिगर्स इसमें ऐसे आएगा,
उसमें 31 मार्च को शो करते थे, इसमें फॉर द ईयर पूरा ईयर को शो करेंगे ना। इसका परसेंटेज इधर, इसका परसेंटेज इधर, सिंपल है। जो फॉर्मेट पिछले वीडियो में जो कंपेरेटिव में पढ़े थे वही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सेल्स कहते हैं। इनकम्स को ऐड करेंगे, टोटल इनकम आएगा, सारे एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो और फिर नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। उसमें टैक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना है, ये रुपीस परसेंटेज यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ को बेस मानते थे, 100 लिखते थे परसेंटेज। इधर क्या करेंगे, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 लिखेंगे और बाकी जितनी भी एक्सपेंसेस जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब अमाउंट्स आ रहे हैं, वो जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में उसको बेस मान के वो कितना परसेंटेज है ये शो करना है। समझ में आ रहा है? जितना भी आया अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमन सेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 6। देखो पूरा बना दिया है, 31, 15, 23, 22। देखो मेरा एक ही फॉर्मेट रहेगा, मैं एक ही क्वेश्चन में बार बार रब करके उसी में लिख रहा हूँ। आपको अलग अलग पूरा एक एक सॉल्व करते चलना है, मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते चलिए, एक बारी में सब ख़त्म। ठीक है, बार बार का वेट पोस्टपोन मत करो। ठीक है, अब देखो इसमें 6th वाले क्वेश्चन में देखो, रुको मैं दिखा रहा हूँ। 6th वाले क्वेश्चन में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। ये 3 हो गए मेरे एक्सपेंसेस। ये है मेरा 1, ये है 2। 1 - 2 करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, काम ख़त्म, कोई टैक्स नहीं है, बस यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो ये अदर इनकम टोटल इनकम मैंने लिख दी है, फॉर्मेट एक ही रहेगा। इसको नहीं लिखना है आपको लिखना है 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन 2 एक्सपेंसेस, देन टोटल एक्सपेंसेस, देन 3 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा आपका, बस इतना लिखना है। क्लियर है? चलो लिखते हैं। 14 लाख से देखो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ध्यान देना, करंट ईयर पहले दिखाते हैं। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को हमको बेस मानना है तो इसको 100 मान लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है, ये दोनों को नहीं लिखना है। एक्सपेंसेस में आ जाओ, क्या क्या दिया है। पूरा मैं पहले नोट डाउन कर देता हूँ अमाउंट, उसके बाद हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं साथ में। ठीक है, पूरा अमाउंट लिख दिया है मैंने। अब हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो ये 8,40,000 डिवाइड बाई 14 लाख कितना परसेंटेज आएगा? 60%। तो ये जो है 60% बन रहा है। इसी तरह 1,40,000 ये बन रहा है 10%। 70 ये बन रहा है 5%। ठीक है, ये कितना बनेगा? 75%। ठीक है, फिर ये 3,50,000 25%। ठीक है, 75, 25, 100। ठीक है, उसी तरह दूसरा करते हैं। 6,50,000 का डिवाइड बाई 10 लाख, 65%। 8%, 6%, 79%। तो ये कितना है? 2,10,000, 21%। 79 + 21 100 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, डन। यही पूरा क्वेश्चन है, इसको गैप कर देना और यहाँ से इसको गैप कर देना। ठीक है, बस देखो अब क्वेश्चन 7 करते हैं। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग स्टेटमेंट में नहीं दिखाते हैं। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आती है, तो इसको माइनस करने से मेरी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगी। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, आएगी। हमारे पास एक ये एक्सपेंस हो गया, एक ये 3 एक्सपेंस हो गए। एक ये हो गया फर्स्ट,
ये हो गया सेकंड, कोई इनकम है नहीं, और फिर टैक्स रेट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल कर आ जाएगा। सिंपल है। अच्छा, कॉस्ट कितनी आएगी इसकी? 40 लाख में से 55% माइनस कर दो सीधे डायरेक्ट। ये 55% हमेशा सेल्स का ही होता है, कुछ नहीं लिखा है तो 18 लाख आ गया। 18 लाख मेरी कॉस्ट है। इज़ दैट क्लियर? इसको हम प्रेजेंट करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप लोग भी खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पूरा हमने लिख दिया है अमाउंट सहित। और हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं कैसे निकालना है। रेवेन्यू को 100 मानना है, इसको भी 100। ठीक है, देखो पूरा सेम सेम कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव में भी एक कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने को आया था और उन्होंने समझा था कैसे निकालना है। इधर ही मैंने समझाया, इधर भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं। अब आगे हम सारे क्वेश्चंस नहीं बताएंगे, हम होमवर्क भी देते जाएंगे और आपको सॉल्व करना। ठीक है, वेरी गुड। अदर इनकम इसमें है नहीं, इस कॉलम को हटा देना और यहीं इसी के नीचे डबल लाइन खींच देना। जो ये डबल लाइन इधर है इधर खींच देना। डबल लाइन बनाना सही रहता है, बना लेना। ठीक है, वो डबल लाइन का मतलब होता है कि इसके आगे कोई और कैलकुलेशन नहीं होनी। इस पार्ट की इधर ख़त्म, इस पार्ट की इधर ख़त्म, इस पार्ट माइनस इस पार्ट में इधर आ गया। ठीक है, अब ये ये 18 लाख जो है 40 लाख का कितना है? ठीक है, 45, 7 का दे। 12 लाख 30 लाख का कितना है? 40। ये 8 लाख 40 लाख का कितना है? नाइनटीन है। ठीक है, ठीक है, 1280 1080 ये माइनस करके निकाल दी, 1 - 2। ठीक है, इसका भी 3,80,000 40 9.60 12.60 22.40। देखो 22.4 आ रहा है, यहाँ पे ज़ीरो ज़रूर लगाना। 9.6 आ रहा है तो यहाँ ज़ीरो ज़रूर लगाना है। डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा जाता है। ठीक है, अब आंसर चेक कर लेना बुक में, वो सही आया होगा, देख लेता हूँ मैं। सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन 8, ये होमवर्क है। अमाउंट पता लग जाएगा, अब तो सॉल्व कर लोगे, बढ़िया है। ठीक है, ठीक है, देख लो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे दिया है, इसको 100 मान लेंगे, ऐसे देख लो। अदर इनकम दिया है, ऐड कर देना, टोटल इनकम निकल जाएगी। ठीक है, ये सेकंड हो गया, वो फर्स्ट हो गया, टोटल इनकम थर्ड हो गई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें देखो परसेंटेज दिया है, इसका अमाउंट चाहिए हमें। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% एंड 12%, तो निकाल देना। तो इसका आ जाएगा 18 लाख का 10%, 1,80,000, और 15 लाख का 12%। क्या 15 लाख का 12%? अच्छा, उसका भी सेम है, 1,80,000। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस आ गया 54,000, और ये आ गए मेरे 3 एक्सपेंसेस। कोई टैक्स नहीं है। देखो अदर इनकम, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 9 देख लो।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ये हो गया 1, अदर इनकम्स दिए हैं, ये हो गया 2, 1 + 2 टोटल इनकम आ जाएगी 3, और ये एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस है, 3 एक्सपेंस हो गए, ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 3 - 4, और एक एक का परसेंटेज निकाल देना है, एकदम आसान, ठीक है। खुद सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना, मैं पूरा सॉल्यूशन तुम्हें करके शो कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखो, थोड़ा वीडियोस में वीडियो वो आ रहा होगा, लाइट ऐसे शेड वेड, तो वो लैंप जल रहा है इसलिए हो रहा है, वो क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता, जो भी है क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 आ गया, क्लियर है। अब हम एक एक का निकालते जा रहे हैं, फिर से देखते जाओ परसेंटेज, ठीक है। सब कुछ मैंने नोट कर दिया है, इस बार टैक्स नहीं है तो टैक्स का छुपा देंगे, ठीक है। तो ये 30,40,000, ठीक है। देखो 100 जिसको माने हैं, 60 और 40 उसी को बेस मान के चलना है, ठीक है। 1,20,000 डिवाइड बाई 60, 2%, ठीक है। फिर 80,000 डिवाइड बाई 40, इसका भी 2%, पर ये माइनस में है, न्यूमरेटर माइनस में है, ठीक है। डिनोमिनेटर से मतलब नहीं, न्यूमरेटर माइनस में, माइनस में आएगा, ठीक है। 3,60,000, कॉमन साइज तो कंपेरेटिव से लीजिए यार, उसमें तो फिर माइनस माइनस करना पड़ता था, इसमें तो डायरेक्ट परसेंटेज निकालो, आगे चलो। ये तो आता ही आता है एग्ज़ाम में, इसको स्कोरिंग बना लेना भैया, सब हाथ पैर लकीर सब बना लो इसको। अरे क्या हो गया, ठीक है। नो सेम आ रहा है, अच्छा ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला देखो, होमवर्क है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, अदर इनकम दिया है 1, 2, टोटल इनकम 3, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ये 3 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, 3 तो टोटल इनकम होगा, तो 1, 2, 1 + 2, 3 वाला आ जाएगा टोटल इनकम, फिर 4 एक्सपेंसेस, एंड देन 3rd - 4th प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये होमवर्क है, कर लेना, कुछ इसमें खास है नहीं। अब जो है 11 वाला देखो, 11 वाला देखो यार, अब एकदम इजी है, अगर अमाउंट तुम्हें पता लग जाए तो तुम सब कुछ निकाल लोगे। तो 11 वाले में हम अमाउंट बता दे रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखो दे रहा है, परसेंटेज ऑफ अदर इनकम 250% ऑफ अदर इनकम, यानी कि 8 लाख का 250% रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, ठीक है। 8 लाख का 250% 20 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा, और 12 लाख का 200% 24 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होंगे। आगे, इज़ दैट क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का परसेंटेज, यानी कि 20 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 10 लाख, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। 24 लाख का 60% जो है 14,40,000 आ गया, ठीक है। अब अदर एक्सपेंसेस में देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स का परसेंटेज है, ठीक
ठीक है। तो 10% ऑफ 10 लाख कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। और 25% ऑफ 14,40,000, इसका 25% 3,60,000, ठीक है। अब 3,60,000 आ गया। अच्छा, इसका एक बार चेक कर लेते हैं। 24 लाख का 60%, सही है, ठीक है। टैक्स रेट दिया है इतना, तो 1 2 और 1 टोटल इनकम 1 + 2, फिर ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो 3 - 4 हो जाएगा, फिर टैक्स रेट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अमाउंट पता लग गया, पूरा पुटअप करके सॉल्व कर दो, दैट्स इट। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बताना, हम वो सॉल्यूशन फिर अपलोड भी कर देंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी होमवर्क है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1 दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। टैक्स दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारी इनकम, तो ये कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम्स में जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। अदर इनकम्स में जाके ऐड हो जाएगा, तो हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया, 1 + 2 टोटल इनकम आ गई। उसके बाद 3 हमारा टोटल इनकम हो गया, 4 हमारा एक्सपेंसेस हो गया, तो 3 - 4 आ गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर एकदम, वेरी गुड। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन 11 को सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। देखो पूरा क्वेश्चन 11 है, इसमें हमसे एक गलती हुई है। मैंने क्या किया है कि एक्चुअली में ये 23 है, ये 24 है, ये 22 है, ये 23 है, ठीक है। मैंने प्रीवियस ईयर को पहले दिखा दिया है गलती से, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर का है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो आप लोग क्या करिएगा कि पहले करंट ईयर को दिखाना है, फिर प्रीवियस ईयर को। ये हमसे गलती हुई है, आप लोग मत करिएगा। पहले करंट ईयर को दिखाना है, यानी कि यहाँ पे करंट ईयर दिखाएंगे, यहाँ प्रीवियस ईयर, ठीक है। लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया था, अब दोबारा क्यों सॉल्व करना, तो इसीलिए मैंने दिखा दिया क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आ गया ना, वेरी गुड, डन, ठीक है। अब खोलिए क्वेश्चन नंबर 13, एक नए टाइप का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान, इससे आसान पूरे 12th 11th में कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मैं जब आसान बोलता हूँ सच में बोलता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि लग रहा हो कि भाई सब आसान ही है आपके लिए सर, तो नहीं, आसान है। देखो, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टेकिंग ईयर एंडेड 2019 एज अ बेस ईयर। लिख दिया है 2019 को बेस ईयर लेना है, नहीं भी लिखे तो जो सबसे कम ईयर हो उसी को बेस लेते हैं। इसमें कैसे परसेंटेज निकालना है, सिंपल, ऐसे पूरा जैसे बना हुआ है वैसे लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है। बोला है 2019 के ईयर को बेस परसेंटेज मानना है, देखो मैंने पूरा बना दिया है। 2019 के वैल्यूज़ को इसको बेस ईयर मानना है। बेस जब जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि अब अगर मुझे इसकी वैल्यू का, यानी कि ये देखो, ये इसका आ गया, इधर इसका आएगा, इधर इसका आएगा, इधर इसका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर चाहिए, तो इसको हम किससे डिवाइड करके परसेंटेज निकालें, तो हम क्या करेंगे, 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 150%। क्लियर है, दिख रहा है ना, 150.00। अब 4 लाख का निकालना है, तो बेस ईयर 2019 है, 100 इसीलिए जिसको बेस मानते हैं उसको 100 लिखते हैं, तो 4 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 200%। फिर इसी तरह इसका 5 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, 250%। क्लियर है, परसेंटेज का ऊपर यूनिट लगा दिए, इस तरह से फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब सेकंड, यहाँ 3 और यहाँ 3 निकालना है, इसको बेस माने, यानी कि इस वैल्यू को बेस माने, तो 40,000 डिवाइड बाई 50,000, 80%। ये क्या कर रहे हैं हम, मतलब कि 4 साल के बैलेंस शीट के वैल्यूज़ को, कुछ जो वैल्यूज़ हैं, हाँ, मतलब बैलेंस शीट से हम करंट लायबिलिटीज़ के वैल्यूज़ उठा लिए हैं, ऐसे करंट एसेट उठा सकते हैं, ऐसे कुछ भी उठा सकते हैं, तो उनको हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड एनालिसिस है। ये ट्रेंड एनालिसिस का क्वेश्चन है कि देखो यहाँ 100% था, 100 से 150 हुआ, 150 से 200 हुआ, 200 से 250 हुआ, हर साल 50 इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। यहाँ पे
20 से गिर गया। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। 80,000 डिवाइड बाई 50,000 160। देखो यहाँ डबल हो गया, तो नीचे ऊपर हो रहा है। ट्रेंड दिखाना है हमको कि क्या होना है। 200%। दिस डिवाइड बाई दिस इंटू 100। अब 2,40,000 डिवाइड बाई दिस इंटू 100 160। 6 लाख डिवाइड बाई 400%। ठीक है। अब यहाँ टोटल कर लो। टोटल करने से अच्छा है इसको यहीं से करो। कंपेरेटिव स्टेटमेंट में टोटल नहीं करते हैं, सॉरी उसमें, हाँ यहाँ पे एक सेकंड लिखना। मैंने देखो कंपेरेटिव लिखा है, ठीक है, जो उधर बनाते थे और जो इधर ही बना रहे। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन साइज़ का थोड़ा अलग था, इसका थोड़ा अलग है। सब जगह ध्यान से भाई देख के लिखना। सब इजी है, बस डिफ़िकल्टी उधर कहाँ आएगी? फॉर्मेट को याद रखने में। फॉर्मेट को याद रखना है। कॉमन साइज़ में कैसे परसेंटेज निकालने हैं, कंपेरेटिव कैसे निकालने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने गलती किया हुआ, मैं फॉर्मेट ही भूल गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी क्या करना है, ये तो टोटल आ गया, ये बेस है। ठीक है, मैंने कहा ना टोटल नहीं करना है। कंपेरेटिव वाले में परसेंटेज को कॉमन साइज में कर सकते हैं, मत करना डायरेक्ट निकाल के यहाँ से कर लो। 6,40,000 डिवाइड बाई 4 लाख, इसको बेस माने थे, ये तो 100 हो जाएगा, ये 160 हो गया। ठीक है, फिर 7,20,000 डिवाइड बाई 4 लाख, ये हो गया 180। फिर 12 लाख डिवाइड बाई 4 लाख, ये हो गया 300। तो बधाई हो, आपका ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपका एक होमवर्क है इलस्ट्रेशन 13, उसमें यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हैं, वहाँ करंट एसेट्स दी हैं। तो इलस्ट्रेशन 13 कहाँ है फ्रेंड, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा। एक बार तो मैं क्वेश्चन दिखा ही देता हूँ, एक सेकंड का। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। वेरी गुड। सो टाटा, अलविदा, बाय बाय, राधे राधे, जी हुजूर। आपकी परमिशन के साथ चलते हैं हम। बाय बाय।